और इसराइल और दुनिया की नज़रों में बहुत कमज़ोर होकर इमर्ज हुआ है, बिकॉज दुनिया ने देखा, ख़ास करके अरबों ने देखा कि वो ईरान जिससे वो इतना ज़्यादा डरते थे, वो ईरान उनको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो आखिरी दिन ईरान ने मिसाइल मारे और जो खौफ हरास मचा, उसकी असेसमेंट अभी एनालिस्ट करेंगे मिडल ईस्ट के हवाले से। चौथा पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बारे में एनालिस्ट का ख्याल है कि वो इंटैक्ट है। ईरान 1-1.5 साल के अंदर अपनी तमाम तर नुकसानात को पूरा कर लेगा। और ज़ाहिर है कि ईरान को एडवांस वार्निंग थी, एडवांस वार्निंग उनको दी गई है, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उनको बता दिया गया था कि हमला किया जाए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस आ गए हैं कि ईरान ने तमाम जो जगहें थी इस्फहान से और यहाँ से फरदो से, उनकी ट्रकों की लाइनें लगी हुई थी उससे एक दिन पहले या चंद घंटे पहले, 12-14 घंटे पहले, और उन्होंने अपना जितना भी इक्विपमेंट वहाँ से निकालना था वो उन्होंने अपना 18 व्हीलर ट्रक्स के ज़रिए वहाँ से उन्होंने निकाल लिया। पांचवा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो कुछ कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से, उससे ऐसा लगता है कि वो ये समझते हैं कि अब ईरान के साथ वो एक ऐसी डील कर सकेंगे जिसमें ईरान नो एनरिचमेंट या वेरी लिमिटेड एनरिचमेंट, और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस वो हटा सकेंगे और ईरान को दुनिया के, यूरोप के और मगरब के साथ एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मॉडल में, जिस तरह से ओबामा ने 2015 में लाने की कोशिश की थी, जिसे ईरान US डील कहते हैं 2015, उस तरह की कोई डील जो है वो उनके जहन में, यही वजह है कि वो कहते हैं कि अमन का एक बहुत ज़बरदस्त टाइम पीरियड जो है वो शुरू होगा। इन अदर वर्ड्स वो समझते हैं कि ईरान जो है उससे हमने पैसिफाई कर लिया। छठा पॉइंट ये है कि ईरान का भी गोल यही था बुनियादी तौर पे, जैसे मैंने आपको हर वीलॉग में बताया कि अभी तक वो सीरियसली बम में इंटरेस्टेड नहीं थे। अब सारे एनालिस्ट से मुतफिक हैं, अमेरिकन और इसराइलीज़, कि अब वो बम बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन ये एक आफ्टर, मैं इसमें नहीं जाता, मैं कहता हूँ कि उनका बेसिक गोल ये था कि हम पे से सैंक्शंस हटनी चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, हम दुनिया की इकोनॉमी का, तारे बैंकिंग सिस्टम का हम हिस्सा बन सकें। तो इस हद तक वो इस चीज़ के करीब आते नज़र आते हैं। सातवां इसमें पॉइंट ये है, प्रॉब्लम ये है कि इसराइल को कभी भी बम से इंटरेस्ट नहीं था। बम नेतन्याहू के लिए, इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक एक्सक्यूज़ था। इसराइल को वक्ती तौर पे तो नेतन्याहू की सियासी ज़रूरत पूरी हो गई है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम उधर ही है कि अगर ईरान पे से सैंक्शंस हट जाती हैं, ईरान इंटीग्रेट हो जाता है वेस्ट के साथ, दुनिया के साथ, तो इसराइल उसको अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझेगा और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को भी इसी किस्म के खदशात होंगे, लेकिन नॉट कतर। अच्छा, ये पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ईरान ने मिसाइल उस कतर को मारे हैं जिसके साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कतर के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और कतर ही वो स्टेट है जिसके ज़रिए इसे कहते हैं कतर पैसे देता था इसराइल को, इसराइल वही पैसे जो है हैंड ओवर करता था हमास को, जिसे अब कतर गेट स्कैंडल कहा जाता है। इनफैक्ट हारज का एनालिसिस की कहता है कि बीबी नेतन्याहू का सबसे बड़ा मसला ये था कि उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हैं। जैसे ही वो इलेक्शन हारेंगे वो जेल में जाएंगे, क्योंकि वो मुकदमे बड़े संगीन नेचर के हैं, उनके ऊपर भी, उनकी बीवी सारा के ऊपर भी, उनके बेटे यायर के ऊपर भी। और ये जो कतर गेट स्कैंडल है जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो हमास को इन कैश हैंड ओवर किए गए हैं, जो कतर ने दिए हैं और नेतन्याहू की हुकूमत ने उनके हवाले किए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा सीरियस किस्म का स्कैंडल है, जिससे अब नेतन्याहू ने अपने आप को इस वक्त बचा लिया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो अभी तक की सिचुएशन है और ज़ाहिर है कि अगले 24 घंटे में आपको इसका बेतहाशा सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस मिलेगा। मैंने तो भी कड़ी क्रूड की बातें उड़ती उड़ती आपको सुनाई। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसका ताल्लुक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने हर लेवल के ऊपर, नीयत उनकी जो भी हो, हर लेवल के ऊपर, मुनाफकत भी सही, लेकिन हर लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने ये जो जंग हुई है, इसराइल का पहले जो हमला है 13 जून का ईरान के ऊपर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का और ट्रंप का अमेरिका का जो हमला है, उसको पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने कैटेगोरिकल ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स में उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है और इससे रीजनल और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को ख़तरा लाहक होता है। सो मच हो के आपने देखा कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में ये भी कहा कि ईरान हैज़ अ राइट टू डिफेंड इट सेल्फ, ईरान हैज़ अ राइट टू रिस्पॉन्स, समथिंग लाइक दैट, उन्होंने ये भी कहा। पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि इसराइल के हमले की मुखालफत की, ट्रंप के हमले की भी मुखालफत की, दोनों को उन्होंने फॉर्मली कंडेम किया, जिसको गवर्नमेंट्स फॉर्मल कंडेमनेशन होती है, जो बाकायदा फॉरेन ऑफिस के लेवल पे उसको कंडेम किया जाता है। 18 जून को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान पेश था चीन की उस रेजोल्यूशन में, जिसको तमाम मुमालिक ने सपोर्ट किया, कंडेमिंग इसराइल के हमले में, एक्सेप्ट इंडिया। वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर पाकिस्तान जो है उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी उसने करारदाद रूस और चीन के साथ प्रेजेंट की सीज़ फायर के लिए, और हर लेवल। और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो मुसलसल फ़ोन भी करती रही, ईरानी लीडरशिप। अच्छा, और मंडे के दिन मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने कहा कि ईरान हैज़ अ राइट टू रिस्पॉन्ड। इंडिया ने क्या किया?
इंडिया ने 13 जून का जो इसराइल का हमला था उसे कंडेम नहीं किया फॉर्मली। वो ये कहते रहे कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, हम कंसर्न हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़तरा है अमन को। उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरान की लीडरशिप से, वहाँ के प्रेसिडेंट से उन्होंने फ़ोन पे बात की, लेकिन हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर ने किसी भी स्टेप एंड स्टेज के ऊपर इसराइल के हमले को कंडेम उन्होंने नहीं किया। आगे चलें, फिर 18 तारीख को जून में जो 18 जून को जो SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई, उसकी प्रिपरेशन और डिस्कशन में हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और हिंदुस्तान की पोजीशन यही थी कि हम इस कंसर्न भी हैं, परेशान भी हैं, हम समझते हैं कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन उन्होंने कॉन्डमनेशन नहीं की इसराइल की। इसी तरह से जब ट्रंप ने हमला किया तो हिंदुस्तान ने फिर फ़ोन किया मसूद पेज़ेश्कियां को, नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की, लेकिन हिंदुस्तान ने अमेरिका के हमले को कंडेम उन्होंने नहीं किया। अब इसका मतलब क्या है? मीडिया में अगर आप इंटरनेशनल आप थोड़ी सी इसमें रिसर्च करेंगे, आजकल रिसर्च करनी बड़ी आसान है, तो आपको पता चलेगा कि मीडिया एनालिसिस ये है कि हिंदुस्तान ने अपनी एक स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस दिखाई है। उनके इसराइल से भी ताल्लुकात थे, अमेरिका से भी थे, उनके ईरान से भी ताल्लुकात थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट शो किया, अपना झुकाव किसी की तरफ उन्होंने नहीं फेंका। लेकिन बाज़ पाकिस्तानी एनालिस्ट जो हैं, स्ट्रेटिजिक एनालिस्ट, उन्होंने, और ये चीज़ें हैं ट्विटर पे, उन्होंने इसको बहुत गौर से देखा है कि ना इसराइल का जो हमला जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी खुल्लम खुल्ला, ना अमेरिका का हमला जो बैनुल अक़वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी, हिंदुस्तान ने दोनों को कंडेम नहीं किया। तो क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान अपनी दोस्ती निभा रहा है इसराइल और अमेरिका के साथ, या इसके पीछे कोई और स्ट्रेटिजिक माइंड सेट है? पाकिस्तानी एनालिस्ट को ये परेशानी है, उनको ये फ़िक्र है और कंसर्न है, और मुझे भी ये कंसर्न है कि यहाँ पर एक स्ट्रेटिजिक माइंड सेट है जो ये समझता है कि जो इससे पहले का इंटरनेशनल लॉ था, जिसमें आप इस किस्म के हमले नहीं कर सकते, अनप्रोवोक्ड हमला नहीं कर सकते या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, ये पैराडाइम इसराइल ने ख़त्म किया, अमेरिका ने ख़त्म किया, और इंडिया ये मैसेज दे रहा है कि ये पैराडाइम अब एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें नोट करें कि पिछले 24 घंटों में नेटो की भी एक मीटिंग हुई है, जहाँ पर नेटो ने एक नई एक्सप्लेनेशन दी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने कहा जी हमारे सारे मेंबर्स तो पहले ही इसके पोजीशन में थे, हमारा स्टैंड पॉइंट ये था कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, और अब जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये स्ट्राइक की है न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने के लिए, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए, हालांकि ना न्यूक्लियर वेपन उनके पास थे, ना उनका प्रोग्राम वेपन ओरिएंटेड था, लेकिन चूँकि ये हमारी पिछली पोजीशन थी, इसलिए अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अकॉर्डिंग टू द नेटो अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं की। जस्ट इमेजिन दिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसको पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, जो पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर के इंटरनेशनल कानून की और लॉ की, जिसके नतीजे में ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बने हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इसकी तमाम तर बेसिस जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है, ख़त्म हो गई है एक तरह से। और इसको ख़त्म करने वाले वही हैं, इसका गला घोटने वाले वही हैं जिन्होंने ये इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया था, यानी अमेरिका और इजराइल। अमेरिका का छोटू या अमेरिका का बॉस, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर इंटरनेशनल कानून को, उसका गला उन्होंने घोंट दिया। तमाम पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डेड हो गया है, और हिंदुस्तान भी उसी में बिलीव करता है, एज़ पर माई एनालिसिस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्विकली मैं पाकिस्तान पे आपको अपडेट दे दूं कि 6 दिन पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, इसकी हम ज़्यादा बहस करेंगे अगले वीलॉग के अंदर, बिकॉज अब में मेरा ख्याल है मशरक़ वस्ता पे हमारा फोकस कम हो जाएगा, तो हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे हमारा फोकस बढ़ जाएगा। इमरान खान ने 6 दिन पहले ट्वीट किया, जब उन्होंने कहा था कि बजट ने पास तो होना ही है खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन ये ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट से पहले वहाँ की डिसीजन मेकर्स जो हैं उनकी मेरे से कंसल्टेशन हो, ताकि मैं देखूँ। फिर कुछ और भी चीज़ें थी पाकिस्तानी लोगों की मुश्किलात के हवाले से। अब से कुछ तकरीबन 15-16 घंटे इमरान खान की हमशीरा जनाब अलीमा खान साहिबा ने ये ट्वीट किया है कि बड़े दिनों के बाद फैमिली की बिलाखिर इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। हम पहले भी बाहर बैठ के अडियाला में प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन अब हमने ये सुना है कि पाकिस्तान और इमरान खान की ये ख्वाहिश ज़रूरत है कि बजट के हवाले से उनसे मीटिंग हो। अब हमने ये सुना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, वो आ रहे हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। ये बड़ी खुशाइन बात है, हमें इसे वेलकम करते हैं, हमें इसकी बड़ी खुशी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसका मतलब जो दिन पाकिस्तान में शुरू हो रहा है, इसमें ये चीज़ होगी कि ये लोग इमरान खान से अडियाला जेल में आके खैबर पख्तूनख्वा के लेजिस्लेटर बजट के हवाले से कंसल्टेशन करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। अब उनको मिलने दिया जाता है, नहीं मिलने दिया था। अगर मेरे एनालिसिस में कोई 2 पेंस एनालिसिस हो तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए, जो पाकिस्तान की शरीफ सरदारी आसिम रजीम है, इनको चाहिए कि इनकी इमरान खान से मुलाकात होने दें। इस वक्त आपके पास स्पेस है बहुत सी चीज़ों को ठीक करने के लिए। अल्लाह करे कि वो मिलने, लेट्स सी क्या होता है, उसके हवाले से फिर हम एनालिसिस करेंगे। अभी तो इतना ही एंजॉय करें। मुबारकबाद हो आपको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। थैंक यू।